फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में जो है सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया भाई, फिटनेस फिट रहना है एकदम, हेल्थ कॉन्शियस हो गया। तो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से क्या होगा, हेल्दी फूड खाएगा, हेल्दी फूड का डिमांड बढ़ेगा, जिम्स का डिमांड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब इंटर रिलेटेड है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये हम लोगों का फर्स्ट क्लास है, क्लास 12 कॉमर्स का, ठीक है। चैप्टर वाइज हम लोग जाएंगे, जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला यूनिट जो है यूनिट 1, और पहला यूनिट में एक ही चैप्टर हम लोग का है। चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आज जो चैप्टर हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो इसका नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बोलो हर्ष। है ना, बिजनेस का मतलब बाइंग एंड सेलिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। व्हेन यू बाय और सेल गुड्स फॉर प्रॉफिट मोटिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग्स, है ना, आसपास का सराउंडिंग्स। जैसे हम लोग का एक इन्वायरमेंट, हम लोग जो जगह में रह रहे हैं यहाँ का एक इन्वायरमेंट है, उसी तरह बिजनेस का भी एक अपना इन्वायरमेंट रहता है। समझ में आ रहा है, जिसमें बिजनेस ऑपरेट करता है, जो इन्वायरमेंट में बिजनेस ऑपरेट करता है, ठीक है। तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the sum total of all individual institutions and other forces that lie outside a business enterprise but that may influence its functioning and performance। अब देखो हम लोग का इन्वायरमेंट क्या, हम लोग का फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है। किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, तुम थक जा रहे हो, तुम काम उतना नहीं कर पा रहे हो। किसी दिन मौसम अच्छा है, तुम फिजिकली फिट लग रहे हो, तुम काम ज़्यादा कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? उसी तरह से बिजनेस का इन्वायरमेंट भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, बिजनेस के फंक्शनिंग के ऊपर। अब देखो बिजनेस का इन्वायरमेंट बिजनेस के इंटरनल पार्ट में नहीं, अंदर में नहीं है, बिजनेस के बाहर है, बट उसके फंक्शनिंग के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है ना। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। हर वो फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स जो बिजनेस के आउटसाइड है, बाहर है, लेकिन उसका फंक्शनिंग में इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का कुछ फीचर्स है, देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें से सबसे पहला है, कुछ तुमको कम से कम मिनिमम 5-6 तो याद रहना चाहिए, ठीक है। बुक में तो दिया हुआ है 11-12, ठीक है, बट तुमको कम से कम 6 मिनिमम याद रहना चाहिए। तो चलो हाँ, मिनिमम 6 पॉइंट तो तुमको याद रखना होगा, ठीक है। नहीं ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस? जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस है सबका सम टोटल है बिजनेस एनवायरनमेंट। टोटलिटी मतलब सम टोटल, एक्सटर्नल फोर्सेस का पूरा सम टोटल मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 तरह का फोर्सेस रहता है, एक रहता है जनरल फोर्सेस, एक रहता है स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग अभी 12 ISC में हो, तुम लोगों का जो एडुकेशन है इसमें 2 तरह का एडुकेशन है, एक है जनरल और एक है स्पेसिफिक। जनरल सब्जेक्ट और स्पेसिफिक। जनरल जैसे कि इंग्लिश सबके लिए, कॉमर्स वाला भी पढ़ेगा, साइंस वाला भी पढ़ेगा, आर्ट्स वाला भी पढ़ेगा। स्पेसिफिक फिजिक्स, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, ये सब स्पेसिफिक हो गया। भाई हिस्ट्री जो है ये आर्ट्स वाला ही पढ़ेगा, अकाउंट जो है ये कॉमर्स वाला ही पढ़ेगा। उसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट भी जो है ना, इसमें 2 तरह का फोर्सेस है। एक है जनरल जो सब बिजनेस के लिए सेम है, जैसे कि कोलकाता में मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, तो जितना बिजनेस एंटरप्राइज है सबके लिए बारिश हुआ है। मान लो पानी बहुत भर गया तो सभी के लिए भरा है। एक होता है स्पेसिफिक, मतलब जो स्पेसिफिकली
तुम्हारा सेक्टर के लिए है सिर्फ। केरला में जैसे 4 o'clock रेन होता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक फोर्सेस के एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग पूजा के दौरान या दिवाली के एग्जाम्पल, दिवाली के दौरान फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री जो है उसका सेल इंक्रीज हो जाता है ना। कल को गवर्नमेंट बोल दिया कि ड्यूरिंग दिवाली की फायर क्रैकर्स जो है बैन है, तो ये एक स्पेसिफिक फोर्स हो गया। फायर क्रैकर इंडस्ट्री को सिर्फ पड़ा है ना, बाकी सब कपड़ा हो गया या जूता हो गया, ये सबसे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर स्ट्राइक हो जाता है तो ये सबके लिए स्ट्राइक है। समझ में आ रहा है? तो ये दो तरह का फोर्सेज है, जनरल और स्पेसिफिक। तीसरा आता है इंटर रिलेटेडनेस। थर्ड फीचर जो है वो है इंटर रिलेटेडनेस। क्या मतलब है इंटर रिलेटेडनेस का? इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है जितना भी फैक्टर्स है ना जो बिजनेस एनवायरनमेंट का है, सब एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है, सब अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में जो है सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया, भाई फिट रहना है, एकदम हेल्थ कॉन्शियस हो गया। तो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से क्या होगा? हेल्दी फूड खाएगा, हेल्दी फूड का डिमांड बढ़ेगा, जिम्स का डिमांड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब इंटर रिलेटेड है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इजी नहीं है कि तुम आराम से इसको समझ जाओगे, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? और ये चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक, नेक्स्ट जो है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज से जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई के ही ले रहे हैं, आज से 20 साल पहले जैसे पढ़ाया जाता था, क्या आज वैसे अगर पढ़ाया जाएगा तो स्टूडेंट लोग को मज़ा आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तुमको आज के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह आज से 20 साल पहले कोई अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस वक्त उसको जो डिफ़िकल्टीज आ रहा था, हो सकता है आज के डेट में वैसा ना आए, कुछ अलग टाइप का डिफ़िकल्टीज आए। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट रुका हुआ नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अनसर्टेन। क्यों? क्योंकि बहुत ईजिली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कब क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट ईजिली प्रेडिक्टेबल। समझ में आ रहा है? एसी का डिमांड बढ़ा था गर्मी के वजह से। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या हम लोग पढ़े? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटर रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, अनसर्टेन। नेक्स्ट आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, रीजन टू रीजन डिफर करता है। क्या मतलब है? इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्या यूएसए में भी वही है? अलग है ना? यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट यूएसए से डिफर करता है, तो प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा, ये रीजन टू रीजन भी डिफर करेगा। कोलकाता में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्या दिल्ली में वैसे ही है? नहीं, सेम कंट्री है लेकिन अलग अलग रीजन है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी अलग अलग है। ठीक है, तो रिलेटिविटी का मतलब यही है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। तो ये 7-8 कुछ पॉइंट्स है, इसमें से कुछ 5-6 तुमको याद रखना है। नेक्स्ट है अनकंट्रोलेबल। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट कंट्रोलेबल, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो इजिली। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो एक एक करके बोलो। पहला फीचर नाम लो, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट इंटर रिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब वो इंटर रिलेटेडनेस है। रिलेटिविटी का मतलब डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन। ठीक है, ये सब की पॉइंट्स है, ये सबको याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये सब तो फीचर्स था बिजनेस एनवायरनमेंट का। SWOT में पढ़ा था सर ये सब। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को
स्कैन करने से, अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें तुमको बहुत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है वही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। क्या बेनिफिट है, मान लो हम एक बिजनेसमैन हैं और हम ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, क्या उससे हमको बेनिफिट होगा मेरे बिजनेस को या नहीं होगा? होगा। क्या बेनिफिट होगा? पहला बेनिफिट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओला एंड उबेर को ले लो, ठीक है, ओला को ले लो। ओला जो है ये चीज़ देगा या उबेर ये चीज़ देगा कि यार टैक्सी में बहुत झमेला होता है, हम अगर 3 बजे रात में कई बार फंसे हुए, अब वहाँ पे हमको टैक्सी नहीं मिला तो हम घर कैसे आएंगे, है ना। या फिर हम अपने घर में बैठ के, हम अपने सोसाइटी के अंदर है, कॉलोनी के अंदर है, हमको कहीं पे जाना है, ठीक है, अब हमको रोड में निकल के टैक्सी खोजना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया ओला वाला, वो लोग क्या किया, एक ऐप बना दिया कि आप अपने घर बैठे बैठे कैब को अपने दरवाज़ा तक बुला लीजिए, है ना, कहीं से भी बुला लीजिए। लेकिन एरिया जो है थोड़ा सन्नाटा रहना चाहिए, हम लोग के तोपसे की तरह एरिया रहेगा तो फिर कैब वाला आने से पहले 10 तो गाली देगा, ठीक है। तो ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी था, है ना, जो इसको यस जो बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्कैन किया उसको ये अपॉर्चुनिटी मिला, वो सबसे पहले आगे बढ़ गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझ में आया? यही चीज़ रैपिडो देगा कि यार मान लो हमको अकेला कहीं जाना है, हम क्यों कैब का उतना महंगा भाड़ा दें, हम 2 व्हीलर में क्यों नहीं जा सकते, 2 व्हीलर में चले जाएंगे, मेरा कम में हो जाएगा। तो देखो यहाँ से रैपिडो आ गया। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तुम अगर अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्कैन कर रहे हो तो तुम्हारे पास पहला एडवांटेज रहेगा मूव करने का। दूसरा होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल, तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्कैन कर रहे हो, ठीक है, अब तुमको कुछ डेंजर लगा, तुमको लगा यार कुछ गड़बड़ हो सकता है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक मूवी का प्रोड्यूसर है, हम एक मूवी बना लिए, मूवी एकदम बना हुआ है, रिलीज़ करना है, हम देखें कि यार अप्रैल मई में आईपीएल चलेगा, आईपीएल आने वाला है, आईपीएल आएगा तो लोग आईपीएल ज़्यादा देखेगा, मेरा मूवी जाकर उतना देखने नहीं मांगेगा। तो ये हमको सिग्नल मिल गया, वार्निंग सिग्नल, हम ये सिग्नल को देखे और अपना उस हिसाब से प्लानिंग कर लिए, तो ये हमको एडवांटेज मिला। थर्ड आता है कस्टमर फोकस। तीसरा क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तुम कस्टमर के नीड्स के ऊपर ध्यान से फोकस कर सकते हो, कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकते हो। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फोर्थ इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर सही से स्टडी कर रहे हो, सही से पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से अपना बिजनेस का जो भी स्ट्रैटेजी है, रूल्स है, उसको उस हिसाब से बना सकते हो। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि मेरा एक ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, हम ऑनलाइन में बेच रहे हैं। अब हम देख रहे हैं ऑनलाइन में जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें से ज़्यादातर जो लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन वो रात में करते हैं। तो हम क्या किए, उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बना लिए कि मेरा जो भी लोग है जो ऑर्डर हैंडल कर रहे हैं ऑनलाइन, उसको बोल रहे कि भाई रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव रहना है आपको, क्योंकि रात में ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है। समझ में? तो उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कोपिंग विद चेंज, कोपिंग विद चेंज, अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से स्टडी कर रहे हो तो जो भी चेंजेस आएगा तुम उसके साथ कोप अप इजिली कर सकते हो। देखो नोकिया का नाम तो तुम लोग सब सुने ही होगे। नोकिया इतना बड़ा ब्रांड, इतना फेमस ब्रांड डूब गया। क्यों? वो लोग कुछ गलत नहीं किया, ये लोग में प्रोडक्ट खराब बनाने लगा। नोकिया का जो सीईओ था वो बोलने लगा वी कुड नॉट कोप अप विद द चेंजेस, जो चेंजेस आ रहा था इंडस्ट्री में उसके हिसाब से वो लोग कोप अप नहीं कर सका। समझ में आया? जिस वजह से वो कंपनी डूब गया। तो एक एडवांटेज ये है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का कि तुम चेंजेस के साथ कोप अप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट आता है पब्लिक इमेज। जब तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो तुम प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन करते हो। इससे क्या होता है, तुम्हारा पब्लिक में एक ब्रांड बन जाता है, गुडविल बन जाता है, पब्लिक इमेज बन जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। जब तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो तुम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ तुम लर्न करते रहते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है बात? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो
आगे लेना। ठीक, बिजनेस इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? बिजनेस इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये मेरा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या नजर आ रहा है ना? दो पार्ट है इसका। क्या क्या दो पार्ट है? एक को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट, दूसरा को बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। अब ये क्या है सर? माइक्रो इन्वायरमेंट क्या और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है सर? माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होते हैं वो फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली बिजनेस का वर्किंग में इम्पैक्ट डाल सकता है, बिजनेस का वर्किंग एंड फंक्शनिंग में इम्पैक्ट डाल सकता है, उस फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर से एक बार बोलेंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट आर दोज फैक्टर्स which exercise a direct influence on the working and performance of a business। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन करेगा? माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा तब? ये तो माइक्रो हो गया, तो मैक्रो में क्या आ जाएगा? रिफर्स टू द जनरल इन्वायरमेंट दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस बट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। समझ में आ गया? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किस में होता है? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, माइक्रो में क्या होता है? माइक्रो कैसे करके इम्पैक्ट करता है बिजनेस को? मैक्रो क्लियर हो गया? समझ में आ गया तो बात? माइक्रो मतलब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, मैक्रो मतलब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। क्लियर हो गया? अब एग्जांपल में हम लोग आते हैं। देखो, माइक्रो इन्वायरमेंट जो है ना, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। माइक्रो इन्वायरमेंट फर्दर डिवाइड हो जा रहा है दो पार्ट में। एक है इंटरनल फैक्टर्स और नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर नजर आ रहे हैं ना? माइक्रो क्या? जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग में बिजनेस का, इसका कितना पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? इंटरनल और तो इंटरनल क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोलेबल है। समझ लो, इंटरनल फैक्टर्स रिफर्स टू दोज फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंटरनल फैक्टर्स का क्या एग्जाम्पल है? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तुम्हारा कंपनी का क्या मिशन रहेगा उसको तुम अपने हिसाब से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, कंट्रोलेबल फैक्टर है। दूसरा, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? कौन हेड रहेगा? कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा? सीईओ कितना रहेगा? ब्रांच मैनेजर्स का क्या पावर रहेगा? ये सब हो गया तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल इज नोन एज इंटरनल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स दैट आर नॉट कंट्रोलेबल आर नोन एज, जो कि बिजनेस के आउटसाइड लाई करता है। एग्जाम्पल कस्टमर है ना, कस्टमर एक्सटर्नल फैक्टर है। तुम कस्टमर को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मेरा कस्टमर हो, है ना। अब हम क्या तुम लोग को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर मान लो तुम लोग बोले नहीं हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हम कुछ कर सकते हैं? हम ज़बरदस्ती तुम लोग को ला के बैठा सकते हैं? नहीं, बैठ के पढ़ना ही होगा। नहीं, यहाँ पे मेरा कंट्रोल तुम लोग के ऊपर नहीं है। क्लियर हो रहा है? उस तरह मान लो नीचे में एक दुकानदार है, स्टोर वाला है। अब तो कस्टमर जो है वो भी तो इम्पैक्ट डालता है वर्किंग में, लेकिन पॉज कर दो। देखो, अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच आर नॉट कंट्रोलेबल बाय दी बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? कस्टमर्स। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स। तुम अपने कॉम्पिटिटर को भी कंट्रोल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे ट्यूशन, ठीक है, अब यही एरिया में कोई और भी पढ़ा रहे, तो हम क्या
कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं तुम मत पढ़ाओ या तुम खराब पढ़ाओ, हम अच्छा पढ़ाएंगे, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दीज आर दोज फैक्टर्स दैट आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। क्लियर हो गया? चलो एक बार रिकैप करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कितना डायमेंशन है? माइक्रो और माइक्रो मतलब इंटरनल effect to the business. डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब Indirectly. इनडायरेक्टली। माइक्रो का कितना पार्ट है? जो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल मतलब जो कंट्रोलेबल है, एग्जाम्पल Example control. इंटरनल मतलब जैसे जैसे कि कि यहाँ पर technology डायरेक्टर कितना करना है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कस्टमर्स, ठीक है, विच आर नॉट कंट्रोलेबल। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट में। सर पॉइंट में लिख सकते हैं कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर। हम नोट्स देंगे, कैसे करके लिखने हैं हम नोट्स देंगे, ठीक है, आंसर का। अब हम लोग आते हैं जो इनडायरेक्टली कहते हाँ, मैक्रो इन्वायरमेंट ये भी समझना है, ठीक है, समझना है कि इसका मतलब क्या है वर्ड। अब इसको लिखना कैसे करके है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब आएगा तो उसका हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि बोर्ड्स में कैसे करके पैटर्न में चेकिंग होता है और कैसे करके तुमको आंसर फ्रेम करना है, ठीक है, वो सब हम बता देंगे हर सब सब्जेक्ट्स का। चलो बात है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट को ना हम लोग इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। क्यों इनडायरेक्ट बोलते हैं? हैं। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब देखो मैक्रो इन्वायरमेंट का 5 कंपोनेंट्स है। मैक्रो इन्वायरमेंट का 5 कंपोनेंट्स है। कौन कौन सा कंपोनेंट्स हैं? पांचों। पहला इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, चौथा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लास्ट लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया? मैक्रो इन्वायरमेंट का 5 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। चलो बिना देखे बोलना है अब, देखिए, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स है किसका? मैक्रो इन्वायरमेंट का। मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब हाँ, बिजनेस स्टडीज का था, उसी से रिलेटेड है ये। चलो अब हम लोग आते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है हर वो फैक्टर्स जो कि मनी, वेल्थ एंड वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जैसे कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, समझ में आ रहा है? ये सब इसमें क्या आएगा? कंट्री का नेशनल पर कैपिटा इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, ठीक है, कंट्री का कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम कितना डेवलप्ड है, ये सब आ जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। क्या ये सब इम्पैक्ट नहीं करता है बिजनेस को? करता है ना, बट इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता है। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट आ जाता है मेरा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है कंट्री का, मतलब एज, ज़्यादा बूढ़ा लोग है या ज़्यादा जवान लोग है। जैसे कि कुछ कंट्री, जापान में मैक्सिमम पॉपुलेशन अब ओल्ड हो चुका है। समझ में आ रहा है? इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन यंग है, वी आर द वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो क्या ये सब फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को डिटरमाइन नहीं करता है? करता है ना। सोशल कस्टम्स कैसा है? सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? सोशल कस्टम्स, तौर तरीका कैसा है, जैसे कि फैमिली बैक, हाँ, रहन सहन कैसा है, ठीक है, कल्चर किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का जो कंट्री है, हम लोग के कंट्री में कल्चर क्या है कि माँ बाप से या फैमिली से क्लोज होकर रहना है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अभी थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है, जॉइंट फैमिली कल्चर है। बट तुम जब वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो यहाँ क्या होता है? यहाँ जनरली शादी के बाद होता है
चिल्ड्रंस लोग अपने पेरेंट्स से अलग। बट वेस्टर्न कंट्रीज में एक बार कोई बड़ा हुआ है, मतलब मेच्योर हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना फादर मदर से अलग हो जाता है। तो वहाँ का कस्टम वैसे है, कल्चर वैसे, हम लोग का कल्चर अलग है। तो ये सब भी हेल्प इफेक्ट करता है तुम्हारा बिजनेस इन्वायरमेंट को, ठीक है। एडुकेशन लेवल किस तरह का है कंट्री में, है ना, तो ये सब चीज़ आ जाता है सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है कि तुम्हारा कंट्री का टेक्नोलॉजी किस लेवल का है, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरह का तुम्हारे कंट्री में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह से चल रहा है, जैसे कोई बड़ा फर्म या ऑफिस चला रहा है तो समझ में आ रहा है बात। हाईटेक चीज चाहिए। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में मतलब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, तुम्हारा कंट्री का लॉज किस तरह से बनता है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसा है, मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेमोक्रेसी है, सऊदी अरेबिया इट इज़ ऑटोक्रेसी, है ना, वहाँ पे क्या है, मोनार्क है ना, मोनार्क सिस्टम में किंग है, बट यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम है। तो यहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से अलग हो गया। समझ में आ रहा है बात मेरा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो ये सब भी तो इम्पैक्ट करता है तुम्हारा बिजनेस इन्वायरमेंट को। देखिए तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी कैसा है, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल हम लोग का पाकिस्तान एंड चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो अगर कोई हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना के लोग इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को पता है फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है प्रोडक्ट, मान लो चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बॉयकॉट चाइना स्टार्ट, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट है लास्ट लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि रूल्स एंड लॉस कंट्री का कैसा है, लोगों का राइट्स कैसा है, कोई टैक्स बैक लगाना सर, नहीं टैक्स वैक्स नहीं, टैक्स एंड ऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाएगा, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम कंट्री का कैसा है, जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग है या उतना वीक है, समझ में आ रहा है। लोगों का सिटीजन, हाँ लोगों का सिटीजन्स का राइट्स कैसा है, ये सब आ जाएगा मेरा लीगल इन्वायरमेंट में। ये सब भी क्या करते हैं, मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक का कोई डाउट, ठीक है, यहाँ तक का कोई डाउट, चलो बोर्ड से मिटा दिए, एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट कितना कंपोनेंट्स है, कितना पार्ट में डिवाइडेड था, क्या क्या, माइक्रो और मैक्रो। बहुत अच्छा। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब माइक्रो जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का कितना कंपोनेंट्स है, बहुत अच्छा। इंटरनल फैक्टर मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर कंपनी में इतना डायरेक्टर रखें, इसको इतना बहुत अच्छा, पावर स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट का कितना कंपोनेंट है, क्या क्या, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, ये 5 कंपोनेंट्स है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। देखिए आधा तुम लोग क्लास में बैठे बैठे याद कर लिए, आधा क्लास में बैठे बैठे याद हो गया, उस नोट्स पढ़ोगे, आंसर राइटिंग स्किल आ जाएगा अपने आप, समझ में। चलो अब हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस में, ठीक है। अब देखो स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है, SWOT। स्वॉट का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ठीक है। अब स्वॉट ये अमेरिका वाला स्वॉट नहीं है, ठीक है। हम लोग बोले कि अमेरिका वाला तुम लोग स्वॉट नहीं, कहीं तुम लोग अमेरिका वाला स्वॉट में लिख दिया। स्वॉट मतलब वो लड़ाई झगड़ा करने वाला जो ये है पुलिस वाला लोग, वो नहीं। यहाँ पे हम लोग का स्वॉट एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। स्वॉट जो है शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। देखो स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को स्कैन करना है, ठीक है, रीड करना, समझना। अब देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये तुमको पता चल जाएगा बाय एनालाइजिंग और स्कैनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट। तुम अपना बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, तुमको पता चल जाएगा मेरा बिजनेस का ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको एक्सटर्नल फैक्टर्स को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी विच इट कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी, जो कंपनी के अंदर एक कैपेसिटी है, इनहेरेंट है, जिसको यूज करके वो अपने कॉम्पिटिटर के आगे निकल सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर कोई चाहे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को टक्कर देंगे, तो क्या दे सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ है, वो ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका नेटवर्क बहुत बना हुआ है, ये उसका स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को यूज़ करके वो कोई भी कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ने नहीं देगा। समझ में आ रहा है बात? दूसरा है वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या है? एक कॉन्स्ट्रेंट, एक लिमिटेशन, जिसके वजह से तुमको एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्रिकेटर है, अब उसका वीकनेस है कि वो बाउंसर को सही से नहीं खेल सकता है, तो उसके लिए डिसएडवांटेज है ना। कोई भी बॉलर आएगा उसको बाउंसर मारेगा और वो फिर परेशान हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो वीकनेस मतलब क्या है? एक तरह का लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन, जिससे तुमको डिसएडवांटेज क्रिएट हो रहा है। क्लियर हो गया? चलो, अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक फेवरेबल कंडीशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, जिसको यूज करके तुम अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति जो है, मारुति सबसे पहले रियलाइज किया कि इंडिया में जो है मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम कार को चीप प्राइस में बेचे तो इसका मार्केट बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है बात? मोबाइल सेक्टर में ले लो रेडमी। रेडमी देखा, इंडिया में मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा है, सबको फ़ोन यूज़ करना है, तो अगर हम दाम 5,000 4,000 में 4G फ़ोन दे दे, 3G एंड्रॉयड फ़ोन दे दे, तो इससे क्या होगा? मेरा मार्केट बढ़ जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नज़र आया, वो लोग मूव किया, एडवांटेज मिला। ठीक है। थ्रेट का मतलब होता है एक अनफेवरेबल कंडीशन जो इन्वायरमेंट में तुमको नज़र आ रहा है, जिससे तुम बच के निकल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जियो जब लॉन्च किया अपना प्राइस को कट करके, तो एक तरह का थ्रेट था वोडाफोन, एयरटेल के लिए। ये लोग क्या किया? ये लोग भी अपना प्राइस डाउन कर दिया। क्यों? अगर नहीं करेगा तो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो जब मार्केट को स्कैन करेगा तो उसको थ्रेट नज़र आ जाएगा, उस थ्रेट से बचने के लिए अपना पोजीशन बना सकता है वो, ताकि उसको कम से कम डैमेज हो। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो स्वॉट एनालिसिस का यूजेज क्या है? बहुत हेल्पफुल है इन फॉर्मुलेटिंग दी स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत काम आता है ये। ठीक है, प्लान्स बनाने में बहुत हेल्प होता है। स्वॉट एनालिसिस को यूज़ करके एक लॉजिकल और एक अच्छा प्लान बनाया जा सकता है। क्लियर? अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, उस हिसाब से प्लानिंग हो सकता है। तो स्ट्रेंथ का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा है? एक हाई डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। वीकनेस भी हो सकता है, जैसे कि हाई कॉस्ट, एक तरह का वीकनेस है कि हम बना तो रहे बट कॉस्ट बहुत हाई हो जा रहे हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, 10 तरह से घूम के प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ये सब एक तरह का वीकनेस है। बहुत सारा कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा करता है बट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। बना तो लेता है बहुत अच्छा है बट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, तो एक तरह का वीकनेस हो गया। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, है ना, ये एक तरह का अपॉर्चुनिटीज है। थ्रेट क्या हो सकता है? हाई कंपटीशन, ये एक तरह का थ्रेट है। हम सेम चीज बना रहे हो, ठीक है।
ज़्यादा। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा स्वॉट एनालिसिस में आता है। ये चैप्टर हम लोग का खत्म हुआ, ये चैप्टर में इतना ही है। इससे रिलेटेड जो नोट्स रहेगा वो तुम लोग को मिलेगा, पढ़ना है, ठीक है। प्लस ईयर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ये चैप्टर से कौन सा ईयर से कितना क्वेश्चन आया है, ये सब तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा, प्लस नोट अगर तुम लोग का और बुक के पीछे भी लिखा हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन आंसर, वो भी तुम लोग पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है, ठीक है। ईयर सॉल्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को, और उसके साथ ही साथ पेपर भी कभी आएगा। यस, सैम्पल पेपर तो ऑलरेडी 2023 का है, उससे ही मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। प्लस 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है वो भी हम तुम लोगों को देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम